बहुत बहुत नमस्कार आप सबको। पिछले लेक्शन में हमने चर्चा की थी एविडेंस की नेचर क्या है, एविडेंस कमेंसमेंट कब से हुआ था, एविडेंस का प्रभाव क्या है। इसके अलावा हमने डेफिनेशन फैक्ट की देखी, हमने कोड की डेफिनेशन देखी, हमने तथ्य में सुसंगत तथ्य को हमने समझा। इसी कड़ी में हम आज आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है फैक्टिंग इशू, विवादक तथ्य। क्या होता है फैक्टिंग इशू, इस पर थोड़ी चर्चा बहुत ज़रूरी है। किसी भी मामले में किसी व्यक्तियों के बीच यानी कि दो पक्षकार होते हैं, उनके बीच जिस तथ्य को लेकर विवाद हो वो क्या माना जाता है, फैक्टिंग इशू माना जाता है। यानी ऐसा फैक्ट जिस पर पार्टीज के राइट्स एंड ड्यूटीज़ डिपेंड करते हैं, उनके राइट्स और ड्यूटीज़ डिपेंड करते हैं, वो फैक्टिंग इशू होता है। आप एविडेंस में दो कॉन्सेप्ट सुनेंगे, एक तो होता है फैक्टिंग इशू, दूसरा होता है इशू ऑफ फैक्ट। फैक्टिंग इशू क्या है, इसकी साधारण परिभाषा तो वही है जो मैंने अभी अभी आपके साथ शेयर की। इसको अगर इंग्लिश में हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं फैक्टिंग इशू आर द इश्यूज ऑन विच द पार्टीज आर ऑन डिस्प्यूट और एनी राइट्स और ड्यूटीज डिपेंड्स अपॉन सच इशू, दैट इश्यूज शैल बी कॉल्ड फैक्टिंग इशू। देन व्हाट इज इशू ऑफ फैक्ट? If you go through the section 3 fact and issue definition, so the first paragraph of such definition is the fact and issue and the second paragraph of that section is issue of fact. तो इसमें अंतर क्या है हमें ये पता लगाना होगा। फैक्ट एंड इशू तो दरअसल वो होता है जिसके लिए अगर वो प्लेंटिफ है, वादी है, तो उसको अपना वाद साबित करने के लिए एविडेंस लाना है, और अगर वो डिफेंडेंट है तो उसको अपना अधिकार, अपने प्रतिरक्षा साबित करने के लिए एविडेंस लेकर आना है। जबकि इशू ऑफ फैक्ट जो उसके सेकंड पोर्शन में दे रखा है, जो ये कहता है कि अगर सीपीसी के अंतर्गत कोई कोर्ट किसी पार्टी के प्लीडिंग पर किसी फैक्ट एंड इशू को बनाता है तो उसके रिप्लाई में जो स्टेटमेंट आएगा वो स्टेटमेंट फैक्ट एंड इशू समझा जाएगा। तो इशू ऑफ फैक्ट वो होता है जिस पर कोर्ट जजमेंट करता है, इशू ऑफ फैक्ट वो होगा जिस पर कोर्ट जजमेंट करेगा। जबकि फैक्ट एंड इशू क्या होगा? फैक्ट एंड इशू होता है वो जिस पे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट अपने अपने स्टेटमेंट को फाइल करते हैं, अपने अपने डिफेंस को, अपने अपने प्लेंट को सबमिट करते हैं। तो अगर इसकी परिभाषा देखी जाए विवादक तथ्य की, तो बहुत सिंपल सी परिभाषा बताता है कि विवादक तथ्य से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत शामिल है दो चीज़ें, एक तो विवादक तथ्य क्या होगा और इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। ऐसा हर फैक्ट जो अकेले ही या फिर दूसरे तथ्य के साथ मिलकर किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता का जिसका किसी वाद या कार्रवाई में प्रख्यान किया गया, प्रत्याख्यान किया गया, के अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्यमेव होती है। तो आपको क्या थोड़ी दिक्कत आएगी इस डेफिनेशन को इस तरीके से याद करने में, आपको इसका मीनिंग समझने में दिक्कत आ सकती है। तो आप इसके डेफिनेशन के जो बीच वाला पैराग्राफ है इसको आप लास्ट में बोलिए, ठीक है, और लास्ट वाला पहले ले आइए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को थोड़ा आसान हो जाता है। तो कैसे बोलेंगे? विवादक तथ्य से विपरीत है और इसके अंतर्गत आता है ऐसा हर विवादक तथ्य जिस अकेले से ही या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या किसी ऐसे अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता के अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्य में होती है जिसका किसी वाद या कार्रवाई में प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया गया। सो इंग्लिश में इस डेफिनेशन को बहुत इजी सा बता दिया है। फैक्ट्स इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच बाय इटसेल्फ, दैट मीन्स इट इज़ इनफ टू प्रूव एनीथिंग बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट। हिंदी का ये वर्ड पहले आ गया इंग्लिश में। लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी असर्टेड और डिनाइड इन एनी सूट प्रोसीडिंग नेसेसरीली फॉलोज। तो ये क्या है? फैक्ट इन इशू है। लेकिन इसके स्पष्टीकरण में अगर हम जाएंगे, स्पष्टीकरण कहता है कि यदि कोई न्यायालय विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित जो रूल्स हैं, सिविल प्रक्रिया का रूल ऑर्डर 14 में बता रखा है। इंग्लिश में क्या होता है? चार्जेस को कहते हैं विवादक तथ्य। सिविल में क्या होता है? विवादकों का निर्धारण, जो कि ऑर्डर 14 है सीपीसी का, उसमें बता रखा है। तो कह रहा है अगर कोर्ट सीपीसी के अकॉर्डिंग विवादकों का निर्धारण करता है तब ऐसे विवादक के उत्तर में जिस फैक्ट का प्रख्यान या प्रत्याख्यान, डिनाइल या फिर असर्टेन किया जाएगा वो फैक्ट क्या माना जाएगा? फैक्ट इन इशू समझा जाएगा। जैसे कि नीचे एक दृष्टांत है, इलस्ट्रेशन देखिए। ए ने बी का मर्डर किया, ए ने बी को मारा है।
अब फैक्ट इन इशू क्या क्या हो सकता है? क्या ए ने बी को मारा? ये एक फैक्ट इन इशू है। क्या दूसरा क्वेश्चन कहता है क्या ए का इंटेंशन बी को मारने का था? ये भी एक फैक्ट इन इशू है। क्या बी से ए को सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन दिया गया था? ये फैक्ट इन इशू है। और क्या बी की जब मृत्यु कारित कर रहा था, डेथ कमिट कर रहा था, उस समय क्या ए किसी भी प्रकार के इंसैनिटी है, ठीक है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, उससे ग्रसित था? ये एक फैक्ट इन इशू है। तो ये सारे तथ्य फैक्ट इन इशू होते हैं। तो इस प्रकार से हमने तथ्य के दोनों रूप देख लिए। तथ्य क्या है? ऐसा कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था, वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, ऐसी कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। सुसंगत तथ्य किसको कहेंगे? सुसंगत तथ्य वे तथ्य होते हैं जो सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के जो प्रावधान है उनमें से किसी भी प्रकार से एक दूसरे से वो संसक्त हैं। तीसरा हमने विवादक तथ्य देखा। विवादक तथ्य से अभिप्रेत और इसके अंतर्गत आता है ऐसा हर तथ्य जिस अकेले से या दूसरे तथ्यों के संसर्ग में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता का जिसका किसी वाद्य कार्य में प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया गया कि अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्य में होती है। 3 डेफिनेशन कंप्लीट होने के बाद हमारे पास चौथी डेफिनेशन आती है प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड, प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड। ठीक है, साबित, ना साबित, साबित नहीं हुआ। क्या है ये तीनों चीज़ें? देखिए, किसी चीज़ को साबित, ना साबित, आपने बहुत बार ये चीज़ें सुनी है। साबित, ना साबित, साबित नहीं हुआ का सीधा संबंध सबूत के स्तर से है। किसी मैटर को, किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए कितना एविडेंस सफिशिएंट होता है, कितना एविडेंस रिक्वायर्ड होता है, ये जिस चीज़ से हम प्रूव करते हैं उसको हम कहते हैं साबित, ना साबित, साबित नहीं हुआ। हम किस हद पर जाकर ये स्वीकार कर सकते हैं कि कोई फैक्ट प्रूव्ड हुआ या डिस्प्रूव्ड हुआ? तो इसके लिए सिविल और क्रिमिनल में अलग अलग प्रिंसिपल चलते हैं। सिविल में रूल चलता है अधिसंभावना का, यानी कि प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, जहाँ वादी या प्रतिवादी अपने पक्ष में अधिकतम तथ्य साबित कर देते हैं तो सिविल में मामला साबित मान लिया जाता है। लेकिन जब मामला दांडिक हो, क्रिमिनल हो, तब संदेह से परे जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक अभियुक्त के निर्दोष होने की अवधारणा की जाती है। तो दोनों के सबूत का स्तर अलग अलग है और ये ध्यान रखना है कि किसी तथ्य के सबूत, किसी तथ्य को साबित करने का महत्व क्या होगा। तो किसी तथ्य को प्रूव करने का जो वेटेज है वो उस वेटेज से बिल्कुल कम नहीं है जो किसी फैक्ट की एडमिसिबिलिटी का है। यानी कि दोनों एक ही लेवल की चीज़ें मान के चलते हैं न्यायालय। ठीक है, तो साबित से अभिप्राय होता है ऐसा साक्ष्य जो सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति को एक कंक्लूजन तक आने में सहायता करता है। एक जनरल प्रूडेंस जिस आदमी की होती है वो यदि अपने नतीजे से, अपने निष्कर्ष से, किसी अपने थॉट से किसी कंक्लूजन पे आ जाए तो हम कह सकते हैं कि वो चीज़ साबित या ना साबित हुई है। तो एविडेंस की डेफिनेशन क्या कहती है? कोई तथ्य साबित हुआ तब कहा जाएगा जब न्यायालय के सामने जो सब्जेक्ट हैं, जो विषय कोर्ट के सामने आ चुके हैं, सामने के विषयों पर विचार करने के बाद ये विश्वास करे कि उस फैक्ट का एग्जिस्टेंस है या फिर उसके अस्तित्व को, उसके एग्जिस्टेंस को इतनी प्रोबेबिलिटी दे, इतना अधिसंभाव्य समझे कि एक जनरल प्रूडेंस वाला व्यक्ति इस अनुमान पे कार्य करना चाहिए था कि उस तथ्य का अस्तित्व है। यानी अगर वो बात एक सामान्य से व्यक्ति को कही जाए तो वो भी उसके तथ्य के अस्तित्व में विश्वास कर ले तो हम उसको कहते हैं कि वो साबित है। अब जैसे कोई व्यक्ति ये कह दे कि राजस्थान में जनवरी में लू से फसलें जल गई, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। कैसे? क्योंकि राजस्थान एक रेतीला प्रदेश है और यहाँ की जलवायु परिवर्तन, इन सब चीज़ों को देखकर यहाँ साइंस, मौसम विज्ञान, सबके फैक्ट्स जो कोर्ट के सामने आएंगे उससे कोर्ट एक अनुमान लगा सकता है कि जनवरी में लू नहीं चलती। जनवरी में लू चलने से फसल होना अगर बताया जा रहा है तो जनवरी में लू नहीं चलती, लू चलती है जून में या मई में। तो मई जून में फसलें जलना बताता है तो मान सकता था। एक हम कॉमन सेंस वाले आदमी को कहेंगे तो वो भी यही कहेगा यार जनवरी में तो शीतलहर चलती है और आप कहते हो लू चली है, कोर्ट विश्वास नहीं करेगा। ऐसे ही नासाबित है, बिल्कुल उल्टी बात है कि जहाँ कोई तथ्य नासाबित हुआ कब कहा जाता है? जब न्यायालय अपने समक्ष जो विषय हैं उन पर विचार करने के बाद ये विश्वास करता है कि उसका अस्तित्व नहीं है या फिर उसके नॉन एग्जिस्टेंस को, उसके अनस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझता है कि सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति इस अनुमान पर कार्य करता कि उसका अस्तित्व नहीं है। यानी अगले हम ये बात किसी भी सामान्य कॉमन सेंस वाले आदमी को कहेंगे तो वो कहेगा ये हो नहीं सकता। और तीसरा है साबित नहीं हुआ। कोई भी फैक्ट जो ना तो प्रूव हो ना ही
नोट डिसप्रूव हो तो उसको हम कहेंगे नॉट प्रूव्ड, साबित नहीं हुआ कहा जाता है। ठीक है, थैंक यू। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बाकी की परिभाषाओं की, तब तक आप 2 लेक्चर का वीडियो सुनो।